हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम परमाफ्रॉस्ट के बारे में बात करेंगे, आर्कटिक एरिया के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अ, अगर परमाफ्रॉस्ट आपकी थॉ हो रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो उसका क्या नुकसान होगा क्लाइमेट चेंज पे। तो डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे मांग सकते हैं। और रील्स, आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगी। सो प्रिंट मीडिया में न्यूज़ है थॉइंग परमाफ्रॉस्ट, जो आर्टिक में परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे थॉ हो रही है। थॉ होने से क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलेगी। उससे बहुत सारा जहरीला वेस्ट जो है, जो कई सदियों से या कई डिकेड से वहाँ पे दबा पड़ा है, वो सामने आ जाएगा और काफ़ी नुकसान कर सकता है अलग अलग चीज़ों पे। कैसे, ये हम डिटेल में बात करेंगे। आप मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में बताओ कि परमाफ्रॉस्ट क्या होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और अभी हम प्रहार बैच ला रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो देखिए, बहुत ही क्वालिटी आपको यहाँ पे दी जाएगी। क्वालिटी और बहुत अच्छे टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और आपके एक एक डाउट का भी ध्यान रखा जाएगा। हम बहुत ये बिलीव नहीं करते कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं। लिमिटेड बैच रहेगा ताकि हम हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली ध्यान दे पाएँ। चलिए, परमाफ्रॉस्ट मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप मुझे बताइए क्या है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज आप डेली सुन रहे हो। अब ये वीडियो दो तरह के लोग देख सकते हैं, कि जो जनरल नॉलेज चाहते हैं और जो एग्जाम के लिए चाहते हैं। एग्जाम के लिए मैं बताऊंगी, जैसे लास्ट वीडियो मैंने इन्वेसिव एलियन स्पीशीज पे बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है, जो भी पेपर सेटर्स रहते हैं सिविल एग्जाम्स के। तो बच्चे इस तरह का कॉमेंट में एक पढ़ रही थी कि एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम, स्पीशीज़ तो उनका हक है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, इसमें ह्यूमंस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे चलती है और वो कॉन्सेप्ट्स नेचर से हमने समझे हैं। नेचर ने हमको वो कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि अगर इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को बैलेंस में रहना है, सर्टेन चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए। ये जो स्पीशीज़ इधर से उधर आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सीडेंटली या नेचुरली, वो इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमंस का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होना अच्छी बात नहीं है किसी भी हाल में। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कमेंट करने से पहले। हाँ, अगर आप नॉर्मली कमेंट कर रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं देना, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये कमेंट जिस बच्चे ने किया वो एक सिविल एस्पिरेंट है, तो फिर मुझे होगा कि नहीं, आप मुझसे डाउट पूछो, आप मुझसे कनेक्ट करो टेलीग्राम पे, आई मेक यू अंडरस्टैंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। नाउ कमिंग टू दिस, कि क्लाइमेट चेंज तो हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं कि हम किस क्लाइमेट चेंज में किस चीज़ के पीछे हम सबसे ज़्यादा अभी पड़े हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कि भाई एंड ऑफ द सेंचुरी में हमको टेम्परेचर ये जो इतने जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है उसको रोकना है, कंट्रोल करना है, 1.5 डिग्री तक इतना राइज हो। लेकिन हमें लग रहा है कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर्स ये हमारा सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अब ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जहाँ पे भी आइस है वो मेल्ट होने शुरू हो रही है। अब हमने देखा कि ये जो एरियाज़ हैं, जैसे आर्टिक वाला एरिया होगा जहाँ पे भी बर्फ़ रही है, धीरे धीरे ह्यूमन फुटप्रिंट वहाँ पे, क्या मतलब, लोगों ने वहाँ जाके काम करना शुरू किया, इंडस्ट्रियल साइट सेटअप की, राइट। जब इंडस्ट्रीज बनाई तो वहाँ पे वेस्ट जनरेट होगा, वेस्ट वहाँ पे दब गया, वहाँ पे हमने रिमूव करने की कोशिश भी नहीं की, चलो ठीक है यहाँ पे तो कोई रहता नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट रहने दो। फिर वहाँ पे बर्फ़ आ गई जिसके अंदर वो टॉक्सिक वेस्ट दब गया। काफ़ी समय से ये चीज़ें हुई आ रही हैं। अब वो बर्फ़ जब मेल्ट होगी तो वो टॉक्सिक वेस्ट सामने आएगा, जो कि डिज़ास्टर कर सकता है इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अराउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम आंसर राइटिंग के लिए। 2100 इंडस्ट्रियल साइट्स हैं और 5600 से 10,000 कंटामिनेटेड साइट्स हैं जो अंडर थ्रेट हैं और डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। क्लाइमेट की हम जो भी बात कर रहे हैं, हम इमीडिएटली नहीं बोलते कि अभी 5 साल में हो जाएगा। लोग बोलते मैम आप तो डरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अब चाहे हम उस फ्यूचर में नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स का तो हमको ध्यान रखना है ना। हमसे जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो भी ये सोच के जाते कि हम तो नहीं जिएंगे, तबाह करते चलो, तो आज हम कैसे इतने कंफर्टेबली रह पाते, राइट। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट थॉ हो रही है उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन का। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में GS 3 में मेंस में आपका टॉपिक कवर होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियाज हियर आर्टिक वाला एरिया जो बर्फ़ से
बिछाओ जहाँ पे बर्फ है। नाउ मैंने आपसे सवाल पूछा परमाफ्रॉस्ट क्या है। देखो परमाफ्रॉस्ट स्नो दोनों में फर्क है। परमाफ्रॉस्ट कोई भी ऐसा एरिया, कोई ऐसा ग्राउंड जो फ्रीज्ड है, फ्रोजन है, 0 डिग्री वहां का टेम्परेचर है उस ग्राउंड का या उससे भी कम, और लगातार 2 साल से ज्यादा वो उसी स्टेट में है। परमाफ्रॉस्ट वाले जो एरियाज होते हैं वो हमेशा से फ्रोजन नहीं थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रीज हो गए। ये परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स जो है आर्टिक रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का है, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया। ये एरियाज में आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगी। अगर हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की माने तो परमाफ्रॉस्ट में आपको क्या मिलता है? परमाफ्रॉस्ट में आपको मिलता है सॉइल है, वहां पे रॉक्स हैं, वहां पे सैंड है, ठीक है, और आइस ने, बर्फ ने इन सब चीजों को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो सॉइल और आइस है ये परमाफ्रॉस्ट में फ्रोजन है 2 साल से ज्यादा लगातार, तो उस एरिया को आप बोलेंगे परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है। लेकिन अभी टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक तो पहले वो फ्रोज हो गया, ऊपर उसके स्नो पड़ने लग गई, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह का एरिया है। अब इस स्टडी में हमको यही पता चलता है कि जो भी देश जिन्होंने वहाँ पे ऐसे परमाफ्रॉस्ट वाले एरियाज में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रीज बनाई, इंडस्ट्रीज आपकी एक्सपैंड हुई, स्पेशली कोल्ड वॉर का जो टाइम था वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज आपकी एक्सपैंड हुई थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हुए, उससे इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसको कभी रिमूव नहीं किया गया। अब हमने एक अलग से न्यूज़ पढ़ी थी लास्ट ईयर बहुत बार कि आर्टिक वाला जो रीजन है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा वो ज़्यादा गर्म हो रहा है रेस्ट ऑफ द प्लानट से। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी बर्फ़ पिघलेगी, परमाफ्रॉस्ट आपका फ्रोजन से पिघलेगा, सो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सामने आने लग जाएंगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सामने आने लग जाएंगे, जिससे अगर जो जहरीले पदार्थ हैं वहाँ पे भी तो स्पीशीज़ है ना, उन स्पीशीज़ को खतरा हो जाएगा। उन स्पीशीज़ को खतरा होगा तो क्या होगा, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, वहाँ का इकोसिस्टम पूरा हिल जाएगा, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी नंबर्स दिए कि कितने एरियाज हैं कंटामिनेटेड, और ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये मेल्ट होगा इसमें बहुत सारी मीथेन दबी हुई है। और मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने का। तो मीथेन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो देखो एक विशियस साइकिल में हम फंस गए हैं कि पहले ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है, फिर इससे मीथेन निकलेगी और फिर से और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो एक ये सर्कल सा नहीं बन गया, इस साइकिल में ही हम फंस चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर अब परमाफ्रॉस्ट थॉ होगी, पिघलेगी, तो उसका क्या नुकसान है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लैनेट पे बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा, डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे 1 मैंने आपको बताया कि मीथेन, तो आपके ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी। आर्टिक का परमाफ्रॉस्ट में अराउंड 1700 बिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ये सब रिलीज होगी। तो आप सोच सकते हो प्लैनेट का क्या होगा, राइट। मतलब ये ऑलरेडी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स एमिट कर रहे हैं उससे 51 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद इस में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक, परमाफ्रॉस्ट में ऑर्गेनिक मैटर दबा हुआ है। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर कभी डिकम्पोज नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो भी डॉर्मेंट फॉर्म में है वो सामने आ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। कोई इंसान वहाँ गया, इन्फेक्ट होके आया, तो भी आपने पैंडेमिक देखा ही है कि अगर फैलता है तो फिर हम उसको रोकना कितना मुश्किल हो जाता है और कितने लोगों की जान जाती है। पुराने ज़माने में जब मेडिसिन या मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो लोग स्मॉल पॉक्स, बुबोनिक प्लेग, इन चीज़ों से मर जाते थे, पूरी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती थी। तो ये दूसरा ह्यूमन हेल्थ और ये जो वायरसेस हैं इनका खतरा भी है जिनके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी नहीं है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि एक लूप बन रहा है ना, कि परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, फिर ग्रीन हाउस निकलने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा। अब वो जो फ्रॉस्ट है जिसपे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे,
अब यहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलेंगे तो इकोसिस्टम का को बिगाड़ देंगे, क्योंकि वहाँ के जो स्पीशीज हैं वो मरने लग जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर जो पानी मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो बाकी की सिटीज़ जो आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं उनको खतरा होने लग जाएगा। सो सी दिस इज़ अ लूप, और हम इस लूप में फंसते जा रहे हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। इसमें कुछ लिखने का आएगा तो आप लिख पाएंगे। आर्टिक ओशन ऑलरेडी एसिडिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ सच मेल्टिंग, क्योंकि और सेडिमेंट्स आते जा रहे हैं और एक डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। सो लुक एट दिस कि आइस स्नो कवर देखो कैसे कैसे ख़त्म होता जा रहा है। 2012 का पिक्चर है जो सैटेलाइट्स हमको दिखाती हैं। तो परमाफ्रॉस्ट थॉ से ये नुकसान होगा। सो इन केस प्रीलिम्स में या मेंस में कोई से क्वेश्चन आता है, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व। थैंक यू सो मच।